सिर्फ कुछ ही दिनों में इविल डेड 1 रिलीज होने वाली है। अगर आप भी थिएटर जाने से पहले इस पूरी फ्रेंचाइज को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इविल डेड सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ एक कर्स्ड बुक पूरी दुनिया को नाइटमेयर में बदल सकती है, जहाँ पोजेस्ड ह्यूमन यानी डेड आपके दोस्त और आपकी फैमिली को आपके खिलाफ वेपन बना देती है और जहां सर्वाइवल की कोई गारंटी ही नहीं होती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस फ्रेंचाइज की माइथोलॉजी इतनी इजी टू अंडरस्टैंड लगती है उतनी एक्चुअली है ही नहीं। इसलिए इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि इविल डेड फ्रेंचाइज का कंप्लीट टाइमलाइन क्या है, डेडीज क्या होते हैं, नेक्रोनोमिकॉन यानी बुक ऑफ द डेड किसे कहते हैं, पुरानी मूवीज में से कौन कौन सी चीजें हैं जो कि याद रखने की जरूरत है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मूवी को देखने से पहले हमें बाकी की मूवीज देखना जरूरी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ था 1981 की द इविल डेड से। स्टोरी सिंपल थी। कुछ फ्रेंड एक आइसोलेटेड कैबिन में वैकेशन के लिए जाते हैं और वहां उन्हें मिलती है एक मिस्टीरियस किताब नेक्रोनोमिकॉन यानी द बुक ऑफ द डेड, और यहीं से शुरू होता है सारा नाइटमेयर। क्योंकि मूवी में हम देखते हैं कि जैसे जैसे एंशिएंट रिकॉर्डिंग प्ले की जाती है, इविल फोर्सेस अवेकन हो जाती है और एक एक करके सब लोग पोजेस होने लगते हैं। और यहीं पर फ्रेंचाइज ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट रूल स्टैब्लिश किया था कि नेक्रोनोमिकॉन यानी उससे बहस जिंदगी तहस नहस। जिसके बाद आती है इविल डेड 2। एंड अगर आप इस फ्रेंचाइज के फैन हो तो आपको एशली विलियम्स का वो आइकॉनिक चेन हैंड मोमेंट तो याद ही होगा। ये वही मूवी है जिसने ऐश को हॉरर सिनेमा का लेजेंड बना दिया था। हम देखते हैं कि ऐश सिर्फ एक इविल से सर्वाइव नहीं करता बल्कि उससे फाइट बैक भी करता है, क्योंकि वो भी उससे पोजेस्ड हो चुका है। जहां पर कहानी तो सेम ही थी कि बुक खुलती है, रिकॉर्डिंग प्ले की जाती है, लोग पोजेस होने लग जाते हैं, बस ट्विस्ट अलग थे और प्लॉट अलग था। लेकिन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी में यही तो मजा आता है। फिर आती है आर्मी ऑफ द डार्कनेस, जहां पे हमें एशली विलियम यानी ऐश की आगे की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर फ्रेंचाइज हॉरर के साथ साथ फैंटेसी और एडवेंचर टेरिटरी में भी चली जाती है। लेकिन फिर 2013 में फ्रेंचाइज ने एक कंप्लीटली डिफरेंट रूट लिया। इन्होंने अपना सिस्टम सारा रिबूट कर दिया और उसके बाद हमें देखने को मिली इविल डेड। और सही बोलो तो ये फ्रेंचाइज की सबसे ब्रूटल एंट्रीज में से एक है। इस मूवी में हम मिया को देखते हैं और जैसे ही नेक्रोनोमिकॉन के पैसेज पढ़ते जाते हैं, पोजेशन का साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपने मूवी देखी है तो आपको वो रेन ऑफ ब्लड फिनाले तो याद ही होगा। वही सीक्वेंस फैन के लिए फ्रेंचाइज के मोस्ट इंसेन मोमेंट में से एक माना जाता है। और फिर आती है हम सभी लोगों की फेवरेट इविल डेड राइज। यानी यहाँ पर फ्रेंचाइज ने एक चीज इंपॉर्टेंट बताई है कि इविल सिर्फ कैबिन में ही डेंजरस नहीं होता, अपार्टमेंट और बिल्डिंग में भी उतना ही टेरिफाइंग हो सकता है। क्योंकि हम मूवी में देखते हैं कि डैनी एक्सीडेंटली एशियन रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है और उसके बाद उसकी मदर यानी एली को पोजेस कर लिया जाता है। एक नॉर्मल फैमिली गैदरिंग कुछ घंटों में पूरे मैसेकर में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी पॉइंट पर फ्रेंचाइज ने हमें एक लेसन दिया था कि लोकेशन मैटर नहीं करती, नेक्रोनोमिकॉन मैटर करती है। जिसके बाद हम आ जाते हैं इविल डेड 1 पर। और अब बात करते हैं फ्रेंचाइज की सबसे डेंजरस चीज यानी नेक्रोनोमिकॉन, जिसे बुक ऑफ द डेड भी कहा जाता है। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि एक नॉर्मल सी क्रीपी किताब है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पूरी फ्रेंचाइज का ही सोर्स ऑफ इविल है। एंड ये बात हमें ऑलमोस्ट हर इविल डेड मूवी में बताई जाती है। ओरिजिनल फिल्म में रिकॉर्डिंग प्ले होती है, 2013 की मूवी में किताब के वार्निंग इग्नोर किए जाते हैं और इविल डेड राइज में एंशिएंट रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है और हर बार रिजल्ट सेम होता है, पोजेशन, डेथ और केओस। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि पूरी फ्रेंचाइज में हमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ नेक्रोनोमिकॉन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से टाइमलाइन और कंटिन्यूटी को लेके फैंस हमेशा ही थ्योरीज बनाते रहते हैं। लेकिन चाहे वर्जन कितने भी हो, एक चीज सिंपल है कि जहां जहां नेक्रोनोमिकॉन मिलेगी वहां तबाही पक्की है। और सही बताओ तो इविल डेड फ्रेंचाइज का कोई असली विलन है तो वो डेटीज भी नहीं है, वो है ये किताब। अब डेटीज की बात हो गई है तो इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि डेटीज कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं होते। ये पोजेस्ड ह्यूमन होते हैं, लेकिन इनकी सबसे डेंजरस पावर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती बल्कि मेंटल टॉर्चर होता है। एग्जांपल के लिए इविल डेड राइज को देखोगे, जब एली पोजेस हो जाती है तो वो सिर्फ अटैक ही नहीं करती, वो अपनी फैमिली मेंबर्स को इमोशनली मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करती है, उनके फेयर्स को यूज करती है, उनके ट्रस्ट को वेपन बना देती है। एंड यही डेटीज को स्कैरी बनाता है। और ये पैटर्न हमने ऑलमोस्ट हर फ्रेंचाइज में नोटिस करा है। ओरिजिनल इविल डेड में पोजेस्ड फ्रेंड ऐश को मेंटली ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। 2013 की मूवी में मिया को पोजेशन साइकोलॉजिकल हॉरर क्रिएट करता है। राइज में एली अपने बच्चों के अगेंस्ट ही नाइटमेयर बन जाती है। यानी डेटीज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मारना नहीं है बल्कि सामने वाले बंदे को इमोशनली मैनिपुलेट करके डिस्ट्रॉय कर देना है। इसी वजह से ये सारी मूवीज ही सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं लगती बल्कि एक हॉरर फ्रेंचाइज भी बन जाती है। और अब तक की मूवीज देखकर हमें कुछ रूल समझ आ चुके हैं, जैसे कि रूल नंबर 1 है कि नेक्रोनोमिकॉन के साथ छेड़छाड़ तो बिल्कुल भी मत करो। और अगर आपने इविल डेड राइज देखी है तो डैनी इसका परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि क्यूरियोसिटी ने पूरी बिल्डिंग को ही नाइटमेयर बना दिया था। और रूल नंबर 2 है अगर पोजेशन स्टार्ट हो जाता है तो देयर इज नो कम बैक, सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स होती जाएगी। एंड ये चीज हमने ओरिजिनल मूवी में भी देखी है, राइज में भी देखी है, 2013 वाली मूवी में भी देखी है, एंड शायद आप बर्न में भी देखेंगे। रूल नंबर 3 है कि कोई भी सेफ नहीं है। एंड यही चीज पूरी फ्रेंचाइज का सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट है, क्योंकि नॉर्मल मूवीज में हमें पता लग जाता है कि कौन मरने वाला है, कौन बचने वाला है, लेकिन इविल डेड फ्रेंचाइज में नहीं। जब तुम्हें लगेगा कि ये बंदा तो बच ही जाएगा, इसके पास प्लॉट आर्मर है, तभी वो मर जाता है।
अब सबसे बड़ा सवाल कि इविल डेड 1 से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले एक्सट्रीम हॉरर, क्योंकि फ्रेंचाइज की हिस्ट्री देखो, 2013 की मूवी में बाउंड्रीज पुश करी गई थी, राइज ने भी वही ट्रेडिशन फॉलो किया था, इसलिए 1 में भी हमें ब्रूटल हॉरर एक्सपेक्ट करना रीजनेबल है। दूसरी चीज है क्रिएटिव डेटिस टेरर। मूवीज में डेटिस को नए और डिस्टर्बिंग वे में प्रेजेंट किया जाता है। ओरिजिनल फिल्म के फॉरेस्ट हॉरर से लेकर राइज के अपार्टमेंट नाइटमेयर तक फ्रेंचाइज कभी रिपीट वर्ड में आती ही नहीं है। और तीसरी चीज है नेक्रोनोमिकॉन की माइथोलॉजी। चाहे स्टोरी कहीं भी सेट हो, फ्रेंचाइज का कोर हमेशा इसी कर्स्ड बुक के अराउंड रिवॉल्व करता है। और फाइनली अनएक्सपेक्टेड डेथ्स। और अगर इविल डेड फ्रेंचाइज ने हमें कोई चीज सिखाई है तो वो ये है कि कभी भी किसी कैरेक्टर को सेफ फील कराओ ही मत, मतलब कब मर जाए पता नहीं। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि क्या इस मूवी को देखने से पहले हमें सारी मूवीज देखनी पड़ेगी। शॉर्ट आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आप डायरेक्टली भी इविल डेड 1 एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने थिएटर एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो मैं आपको सिर्फ 2 मूवीज बताऊंगा। पहली है 2013 वाली इविल डेड, क्योंकि ये मॉडर्न इविल डेड हॉरर को परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी है इविल डेड राइज, क्योंकि ये भी अपनी करंट जनरेशन के लिए परफेक्ट इंट्रोडक्शन है इस मूवी का। इन दोनों ही मूवीज के बाद आप डेटिस, नेक्रोनोमिकॉन, इस फ्रेंचाइज के हॉरर स्टाइल को एक बेटर वे में समझ पाओगे। तो गाइस, अब आप ऑफिशियली रेडी हो इविल डेड 1 देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि नेक्रोनोमिकॉन किसे कहते हैं, इविल डेड फ्रेंचाइज की टाइमलाइन क्या है, उसकी कंटिन्यूटी कैसे होती है, कौन सी मूवीज देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, और इंपॉर्टेंट रूल कौन कौन से याद करने हैं। अब कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट इविल डेड मूवी कौन सी है, और इविल डेड 1 में किन किन चीजों के लिए आप एक्साइटेड हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ। नेक्रोनोमिकॉन मत खोलना।